नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार से खास खबर ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और उधर मोदी भी इस महीने के आखिरी में पटना जा रहे हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली आना और मोदी का बिहार जाना दोनों घटनाएं कोई सामान्य दौरा नहीं है और चुनाव के वक्त तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार परसों एक बैठक होने वाली है, 25 मई को एक बैठक होने वाली है एनडीए मुख्यमंत्रियों की। उसका उसमें हिस्सा लेने के लिए वो आ रहे हैं और कल वो पहुंच जाएंगे दिल्ली और जाहिर है एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है तो नीतीश कुमार की मुलाकात पीएम मोदी से भी होगी, अमित शाह से भी होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार इसके पहले अभी जब भी वो दिल्ली आए तो उन्होंने ना मोदी से मुलाकात की थी और ना अमित शाह से, बल्कि जेपी नड्डा के घर पर जो एक बैठक हुई थी एनडीए के नेताओं की ही, उसमें भी नीतीश शामिल नहीं हुए थे। और नीतीश कुमार का ये कोई पहली बार नहीं है कि वो दिल्ली आए और उन्होंने ना अमित शाह या मोदी से मुलाकात की। जब से ये तीसरी बार सरकार बनी है मोदी की और उसमें नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ जुड़े हैं तब से कई बार ऐसा हुआ। चाहे वो मनमोहन सिंह की मृत्यु के वक्त बाद में जब उनके घर शोक संवेदना प्रकट करने गए थे नीतीश कुमार अभी हाल में, तब वो नहीं गए, नहीं मिले वो मोदी से या शाह से। वो अपने एक सहयोगी के घर शादी में शामिल होने आए तब भी वो नहीं मिले। इसके पहले नीति आयोग की बैठक हुई थी, ये बात है जुलाई 24 की, पिछले साल जब जून में सरकार बन गई मोदी की और जुलाई में नीति आयोग की जो बैठक हुई थी उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए थे। और नीतीश कुमार बार बार जिस तरह ये बैठकों से नदारद हो रहे थे या नहीं मिल रहे थे, उस पर कई बार सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार अब बने रहेंगे एनडीए में। और जनवरी का महीना याद करिए जब ये चर्चाएं काफी तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार अब पलटी फिर से मार सकते हैं, क्योंकि वो जो मकर संक्रांति का वक्त था उस समय जिस तरह चूड़ा दही का भोज चल रहा था और इधर उधर लोगों का मिलना चल रहा था, पटना में नए राज्यपाल ने जब काम संभाला था उस दौरान बार बार ऐसी चर्चाएं हुई कि नीतीश कुमार अब फिर से पाला बदल सकते हैं। लालू जी ने भी कहा था कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने फिर से ये कहा मंच से, और एक बार नहीं कई बार जब भी मोदी के साथ उन्होंने मंच साझा किया उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहा कि अब हम यहीं रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे और अब हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। और अभी पिछले कुछ बार से तो नीतीश कुमार बार बार अटल जी का नाम भी ले रहे हैं, यानी वो एक तरह से बीजेपी को ये संदेश भी दे रहे हैं कि अगर मैं फिर से मुख्यमंत्री बनता हूं तो ये भी अटल जी का सपना पूरा करने जैसा ही होगा। क्योंकि बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि अब की बार हमको बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि अटल जी का सपना था बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार ये कहते हैं अभी कि अटल जी ने मुझे सीएम बनाया, यानी अब वो अपना सीएम बनने का जो श्रेय है वो देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। और इस तरह वो बीजेपी को ये संदेश भी दे रहे हैं कि मेरा सीएम बनना अटल जी के सपने को पूरा करने जैसा ही होगा। तो ये नीतीश कुमार की एक अलग किस्म की राजनीति चल रही है। और इस राजनीति में जब भी वो पिछले महीनों में आए दिल्ली और उनकी मुलाकात नहीं हुई मोदी, शाह या जेपी नड्डा से, तो सवाल उठने लाजमी थे कि आखिर नीतीश कुमार मिलते क्यों नहीं? क्या उनको मोदी शाह की तरफ से समय नहीं मिलता, या नीतीश कुमार खुद इन नेताओं को अभी इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार अपना पलड़ा भारी करने के लिए कुछ शर्तें रख सकते हैं और उसमें सबसे पहली शर्त तो यही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन ये काम अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी ने अब तक इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी एनडीए में अभी कोई बात नहीं चली है। इस बीच जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, उसमें भी सवाल उठे कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या थे, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर भी जिस तरह के पोस्टर्स लगे और दूसरी तरफ चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ही सीएम रहेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये बता रही हैं कि एनडीए के नेता भी जानते हैं अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, भीतर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं, समीकरण बदल सकते हैं और सब एक दूसरे की हैसियत को इस समय एक्चुअली तौल रहे हैं कि कौन कितना मजबूती से यहाँ पर खड़ा हो सकता है। और मजबूती से खड़े होने का मतलब महागठबंधन के सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन दोनों नेताओं के कारण इस समय बीजेपी और नीतीश कुमार की हालत खराब हो चुकी है। तेजस्वी यादव के जो रोजाना उनके पोस्ट आ रहे हैं वो रोज किसी न किसी बात को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। और जो बिहार में कानून व्यवस्था का शिकार लोग हैं, जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का शिकार लोग हैं,
उनके पास जाकर तेजस्वी यादव उनका दर्द भी बांट रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इधर राहुल गांधी के भी दौरे पर जो रोक अभी लगी है, मतलब स्थगित हुआ है दौरा, लेकिन उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। और वहीं राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में भी एक बीजेपी ने एक नया फिर से नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि ये देशभक्त नहीं है, और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल उठाए हैं वो सीधे सीधे देश के खिलाफ है। इसको लेकर बाकी नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने जो कुछ कहा है उसको सुन लेते हैं कि वो बता रहे हैं कि क्यों राहुल गांधी से डरती है बीजेपी। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, सुन लेते हैं। तो राहुल गांधी से डरेंगे? राहुल गांधी सबके लिए खतरा बन गया है, इन गलत लोगों के लिए खतरा बन गया, आम आदमी की आवाज है। तो राहुल गांधी से डर तो है ही ना। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बीजेपी को खत्म किया जा सकता है। आम आदमी जो एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, जो संविधान जिनके लिए न्यायप्रिय है, लोकप्रिय है, चाहे जिस जात के लड़कियां हैं इंटर की, जिनको 80% निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इससे राहुल गांधी से तो डरेंगे। आज आप राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी जगह चुनाव लड़िए, एनडीए देखिए खत्म होगा। तो पप्पू यादव का ये बयान बता रहा है जिसमें वो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई, एनडीए को कोई अगर हरा सकता है तो वो राहुल गांधी ही हैं। यानी उनके राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब महागठबंधन का भरोसा, और पप्पू यादव अभी उसका सीधे सीधे हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के पूरे समर्थन में है। और ये समझ में आ रहा है कि बिहार में कांग्रेस को जहां जरूरत पड़ेगी पप्पू यादव उसमें साथ देंगे। और उधर जो कांग्रेस की अपनी तैयारी है, किस तरह वो अपना जनाधार और सीटों को बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग उसको कर चुकी है, राहुल गांधी उस पर काम कर रहे हैं। इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एनडीए का जो हाल है वो भी अब एक बार देख लेना जरूरी होगा, क्योंकि एनडीए का जो हाल है इस बार बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कहने को तो वो बता रहे हैं कि जो 5 पांडव की तरह बता रहे हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, यानी बीजेपी, लोजपा, जेडीयू, जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, ये सारी पार्टियों को मिलाकर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 5वां जो दल है, ये सब मिलाकर ये बोल रहे हैं कि 5 हम पांडव हैं और हम इसको लेकर, मतलब हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में इनका क्या कद रहा है, किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का हम देख लेते हैं आंकड़े कि क्या कहते हैं आंकड़े, उससे समझ में आएगा कि कैसे एनडीए में अभी बहुत कुछ ठीक नहीं है। क्या है आंकड़े, देख लेते हैं। तो ये देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें एनडीए ने बिहार में 40 में से 30 सीटें जीत ली थी। काफी सीटें आई, मतलब बहुत अच्छा वो है कि 30 सीटें सीधे सीधे एनडीए को मिली। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जेडीयू को 12 मिली और बीजेपी को भी 12 मिली, और चिराग पासवान की एलजेपी को 5 मिली, और हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी, उसको 1 सीट मिली थी। तो यानी जीतन राम मांझी को 1 सीट मिली, फिर भी उनको केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया। यानी एनडीए में उनको बताया गया कि आपकी अहमियत काफी है। अब जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर कि मुझे अभी 40 से ज्यादा सीटें उन पर उनकी दावेदारी को ठोक रहे हैं। और उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम भी किया था पटना में, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी ताकत बताएंगे। अपनी ताकत बताने का मतलब है कि जीतन राम मांझी भी अभी अपनी डिमांड रख सकते हैं। इधर चिराग पासवान का जो मसला है, नीतीश कुमार से जो उनकी भेंट हुई उसके बारे में ये बताया जा रहा है। चिराग पासवान ने तो ये कहा कि मेरे मंत्रालय का कार्यक्रम था और मैं उनसे सौजन्य भेंट करने गया था, और बड़ी अच्छी भेंट हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भीतर खाने बात ये बताई जा रही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच 2020 में जो मसला था, अभी चिराग पासवान के मुताबिक वो संवादहीनता खत्म हो गई है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तब भी क्या सब कुछ अच्छा ही बना रहेगा, ये सवाल है। बीजेपी इस सवाल को अच्छे से जानती है, इसलिए बताया जा रहा है कि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से मिले, और ये मिलना जो था ये बीजेपी के एक बड़े नेता के कारण हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें सुलझ जानी चाहिए थी वो नहीं सुलझी हैं। नीतीश कुमार जाहिर है अभी भी 100 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जेडीयू है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो बीजेपी से कमतर तो नहीं दिखना चाहेंगे। बीजेपी भी इधर अपनी सीटों को ज्यादा ही रखना चाहेगी। तो ऐसे में किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये एनडीए का इस समय सबसे बड़ा मसला है। और इस पर मोदी अब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी का 29 मई का जो दौरा बताया जा रहा है, पटना आएंगे मोदी, और पटना में आकर वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, ये बताया जा रहा है, और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। उसके बाद वो रात को वहां रुकेंगे,
यानी पटना में मोदी रात को रुकेंगे, अगले दिन वो रोहतास जाएंगे और वहां के विक्रमगंज में उनका कार्यक्रम होगा। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि मोदी को क्या इस समय इतनी फुर्सत है कि वो बिहार में 2 दिन रहेंगे, 29 को भी और 30 को भी। क्यों नहीं वो 29 को ही जाकर सुबह से शाम तक पूरे कार्यक्रम निपटाकर आ गए? क्यों उनका 29 और 30 का कार्यक्रम रखा गया और उसमें भी 29 तारीख को पटना के एयरपोर्ट के जो नए टर्मिनल का उद्घाटन और रात को पटना रुकने का क्या मतलब है? क्या रात को मोदी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो मतभेद है, जो बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो उनके बीच खींचतान है, क्या उसको दूर करने का काम मोदी करेंगे? और मोदी को ये काम क्यों करना पड़ रहा है? अभी आप याद कीजिए तो जेपी नड्डा भी पिछले कुछ महीने पहले गए थे और वहां पर नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार से मिल चुके हैं नड्डा, नीतीश कुमार से मिल चुके हैं अमित शाह, लेकिन फिर भी मोदी को अब इसमें उतरना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और इसलिए मोदी अब अपने कार्यक्रम तो बता रहे हैं और हो सकता है विक्रमगंज में जो उनकी सभा होगी उसमें वो फिर से नीतीश कुमार की तारीफें करेंगे और बताएंगे कि वो उनके कितने लाडले मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले अभी जो वो 24 अप्रैल को गए थे पहलगाम घटना के तुरंत बाद, वो बिहार ही गए थे सबसे पहले और वहां पंचायती राज का जो कार्यक्रम था, लेकिन उसमें वो भी एक पूरी तरह से चुनावी कार्यक्रम ही था, क्योंकि वहां पर मोदी ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए हिंदी अंग्रेजी दोनों में कहा था कि मैं आतंकियों को उनके आखिरी छोर तक, धरती के आखिरी छोर तक जाकर पकड़ूंगा और मारूंगा। हालांकि पहलगाम के चारों आतंकी अभी भी कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं और उनको कब सजा मिलेगी ये भी पता नहीं। तो मोदी का वो जो दावा था वो तो वहीं के वहीं ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। अब मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। राजस्थान में जो उनका भाषण था वो कल सबने सुना। अब बिहार जाकर मोदी किस तरह इस ऑपरेशन सिंदूर को भुनाएंगे, किस तरह वो बताएंगे कि अब उनकी रगों में लहू के बाद सिंदूर बहते हुए तो हमने सुन लिया, अब बिहार पहुंचते पहुंचते सिंदूर किस चीज में तब्दील होगा हमको नहीं पता। लेकिन ये जरूर तय है कि ऑपरेशन सिंदूर को वहां भुनाने की कोशिश मोदी करेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और नीतीश कुमार को भी लेकर वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मोदी जिस तरह से इस समय बिहार में अपना वो जिस तरह नीतीश कुमार को संभालने में और एनडीए को संभालने में लगे हुए हैं, उससे समझ में आ रहा है कि एनडीए जो दावा किया जा रहा है कि बहुत मजबूत है और आराम से हम जीत लेंगे और महागठबंधन को हम हरा देंगे, ये दावे जो हैं खोखले हैं, अभी इनमें कोई दम नहीं है। अगर दम होता तो फिर इस तरह मोदी को बार बार बिहार आने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी उनका ये 4 महीने में तीसरा दौरा है बताया जा रहा है और अब आएंगे और क्या क्या बातें करेंगे ये देखेंगे। लेकिन इस बीच कल जो नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं दिल्ली, उसमें किस तरह से उनकी मुलाकात होगी, क्या कुछ बातें होंगी। नीतीश कुमार मोदी से मिलेंगे, शाह से मिलेंगे, तो जाहिर है एनडीए का एक ये जो पूरा कॉन्क्लेव बताया जा रहा है जिसमें ये कि आगामी चुनाव को देखते हुए उसकी सारी तैयारी होगी, ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की तैयारी होगी। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर बिहार का सवाल उठाते हुए जाति जनगणना की बात करते हैं, अगर वो स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, तो फिर एनडीए का, मोदी का रुख क्या होगा, बीजेपी का रुख क्या होगा। और अगर वो ये सारी बातें नहीं करते हैं, एनडीए के नेताओं के साथ बैठक में भी अगर नीतीश कुमार मोदी के सामने बैठकर भी अगर बिहार के स्पेशल पैकेज की बात नहीं कर पाते हैं या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात नहीं कर पाते हैं, तब तेजस्वी यादव और कांग्रेस किस तरह से घेरेगी नीतीश को, ये भी सोचने वाली बात है। तो नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से पहले काफी सियासी हलचल तेज हो चुकी है और ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार का दिल्ली आना और 2 दिन के लिए दिल्ली आना, मोदी का 2 दिन के लिए बिहार जाना, ये सब कुछ अनायास नहीं है। एनडीए बहुत अभी प्लानिंग में लगी हुई है क्योंकि उसको भी इस बार पता है कि जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। न भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है, न कानून व्यवस्था सुधर रही है, न बिहार में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो दुरुस्त हो रही हैं। तमाम मसलों पर बीजेपी और नीतीश कुमार घिरते जा रहे हैं। ऊपर से महंगाई का वार ऐसा है कि बार बार जनता जो है वो पछता रही है कि हमने ऐसी सरकार क्यों चुनी जिसको हमारी तकलीफों का अंदाज नहीं है। कम से कम तेजस्वी यादव के साथ या राहुल गांधी के साथ बातचीत में जो लोग कहते हैं उससे तो यही अनुमान लगता है कि जनता को भी अब एहसास हो रहा है कि एनडीए को जिताकर उसने क्या गलती की है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या इस गलती को
बता पाएंगे, जनता तक ये मैसेज दे पाएंगे कि आपने गलती नहीं की और अब हम आगे सब कुछ ठीक करेंगे, या कि वो केवल बड़ी बड़ी बातें करेंगे, या कि वो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे और मोदी आकर उनकी लाइमलाइट भी मोदी ले जाएंगे। बहुत सारी चीजें अभी होनी है अगले कुछ दिनों में। आज हो चुकी है 23 तारीख, कल आ रहे हैं नीतीश कुमार दिल्ली और उसके बाद मोदी जा रहे हैं 29 तारीख को पटना। तो अब अगले कुछ दिनों में, अगले एक हफ्तों में किस तरह से बिहार का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।